सुमन के ससुर जी उसे देखते ही दूध पीने की जिद करते थे। एक दिन उसके पति घर पर नहीं थे तो, और रात को उसने जालीदार नाइटी पहनी हुई थी और अपने पति की यादों में तड़प रही थी। तभी कमरे में ससुर जी आए और फिर जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पति की गैर मौजूदगी में ससुर अपनी ही बहू के साथ ऐसा भी कर सकता है। पूरी कहानी अंत तक देखिएगा, आपको इस कहानी में बहुत मजा आने वाला है और अंत में एक बहुत अच्छी सीख भी मिलने वाली है। दोस्तों, आप लोग मेरे अपने लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं। मेरी बस आपसे यही विनती है कि वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट में अभी यस लिख दीजिए। आपके एक कमेंट से मुझे बहुत खुशी मिलती है। चलिए पूरी कहानी आपको विस्तार से सुनाती हूँ। रीना अपनी सहेली सुमन के घर पर बैठी थी। दोनों बचपन की सहेलियाँ थीं, लेकिन आज की मुलाकात कुछ खास थी। सुमन के चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे कोई राज हो जिसे वह किसी से कहना चाहती हो। रीना ने सुमन का हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ सुमन, क्यों इतनी उदास लग रही हो? सुमन ने गहरी सांस ली और बोली, रीना, आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की वो सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद तुम्हें यकीन भी ना हो। यह सुनकर रीना चौंक गई और बोली, ऐसा क्या हुआ, बताओ ना। सुमन की आंखों में आंसू आ गए और फिर वह बोली, अब जो मैं बताने जा रही हूँ वह तुम अपने तक ही रखना, किसी और को मत बताना प्लीज। और फिर रीना ने कहा, तू बेझिझक बता, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तभी सुमन बोली, मेरी शादी को अभी 5 ही दिन हुए थे जब पहली बार ससुर जी ने मुझे बुलाया और घर में बस वही थे, क्योंकि मेरे पति अमित शादी की रात ही मुझसे कह चुके थे कि उनके पापा बहुत गुस्से वाले हैं। उन्होंने मुझे खास तौर पर हिदायत दी थी कि उनकी किसी भी बात को टालना मत, वरना बहुत बुरा हो सकता है। मैं शादी के बाद से ही यही देख रही थी कि जब भी मेरे ससुर अमित को आवाज देते, अमित तो जैसे डर ही जाते थे। फिर रीना ने हैरानी से पूछा, इतना डर क्यों? सुमन ने सिर हिलाया और बोली, यही तो समझ नहीं आया था मुझे। चौथे दिन अमित ने कहा कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे, तो मैं बहुत खुश थी। लेकिन तभी उनके पापा ने आवाज दे दी और अमित फौरन कमरे से बाहर चले गए। बाहर से उनके चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वह कह रहे थे कि शादी के चक्कर में फैक्ट्री का कितना नुकसान हो गया, तुझे इसका अंदाजा भी है। छुट्टी लेकर बैठे रहने के लिए मैंने तेरी शादी नहीं की। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, क्योंकि शादी के इन 4 दिनों में भी मैं ही नाश्ता बना रही थी और वह उसमें भी कोई ना कोई कमी निकाल ही देते थे। लेकिन अमित ने हमेशा मुझे यही समझाया था कि पापा की बातों का बुरा मत मानो। रीना उसकी बात ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि अब कहानी दिलचस्प होती जा रही थी। फैक्ट्री की बात सुनकर अमित का चेहरा उतर गया और वह मुझसे बोले, माफ करना सुमन, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। फिर मैंने भी कहा, कोई बात नहीं, काम पहले है। मैं किचन में गई और बेमन से बर्तन धोने लगी। फिर रीना ने पूछा, तो फिर क्या हुआ? सुमन ने गहरी सांस ली और बोली, शादी के चौथे दिन ही मैंने पूरे घर का काम किया, खाना बनाया, सफाई की, क्योंकि ससुर जी ने नौकरानी को भी हटा दिया था। उनका कहना था अब जब घर में बहू आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैं बहुत थक गई थी तो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। तभी पापा जी ने आवाज दी। मैं घबरा गई, लेकिन सिर पर दुपट्टा ठीक करके उनके कमरे में गई। फिर पापा जी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपनी सूखी होठों पर जुबान फिरते हुए बोले, दूध दूध पीना है। यह सुनते ही मैंने फौरन अपने दुपट्टे को ठीक किया, क्योंकि वह थोड़ा सरक गया था। मैं तेजी से किचन में गई, फ्रिज से दूध निकाला और गिलास भरकर उनके कमरे में रख दिया। जैसे ही मैं बाहर जाने लगी तभी वह बोले, थोड़ी देर बैठो ना मेरे पास, बातें कर लिया करो। घर में तुम्हारे अलावा और कोई तो है नहीं, मैं तो अकेले बोर हो जाता हूँ। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन वहाँ बैठने के अलावा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि उनके कमरे में बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी नहीं थी। मैं बेड के किनारे बैठ गई। रीना ने बेचैनी से कहा, फिर क्या हुआ? पापा जी मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे। फिर जब दूध का गिलास उठाया और अचानक बोले, इतना ठंडा दूध, मैं तो गर्म गर्म दूध ही पीता हूँ। उनकी नजरों में कुछ अजीब था, जिससे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। मेरे हाथों से पसीना छूटने लगा। वह बोले, जाओ इसे गर्म करके लाओ। मैं फौरन दूध गर्म करके लाई, लेकिन जब मैंने उन्हें गिलास पकड़ाया तो उन्होंने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। मुझे जैसे पूरे शरीर में झटका सा महसूस हुआ। मैं घबराकर हाथ छुड़ाने लगी तो उन्होंने छोड़ दिया। मैं तेजी से कमरे से बाहर जाने लगी तो वो बोले, अरे बाहर कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो, मुझसे बातें किया करो। यह तन्हाई अब और बर्दाश्त नहीं होती। यह सुनकर रीना की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर उसने कहा, ये सब तुमने अमित को बताया? तब सुमन बोली, कैसे बताती? अमित अपने पापा की बातों के आगे कभी कुछ नहीं कहता था।
मैं सोचने लगी थी कि मुझे क्या करना चाहिए। जब भी अमित घर से बाहर जाते, पापा जी मुझे बुला लेते, कभी दूध मांगते, कभी अजीब अजीब बातें करते। मैं बहाने बनाकर भागती थी, लेकिन मुझे पता था कि यह सब जल्द ही और बढ़ेगा। रीना ने गहरी सांस ली और बोली, सुमन यह बहुत गलत था। सुमन की आंखें भर आईं। गलत तो था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। एक दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी, तो पापा जी अचानक पीछे आ गए। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और जबरदस्ती करने लगे। फिर मैं किसी तरह खुद को छुड़ाकर अपने कमरे में भागी और अंदर से कुंडी लगा ली। मैं पूरी तरह कांप रही थी, मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया था। मैं सोच नहीं पा रही थी कि यह सब मेरे साथ कैसे हो सकता है। यह सुनकर रीना का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, तूने अपने पति को बताया? तभी सुमन की आंखों से आंसू गिरने लगे। बोली, नहीं, बताने का कोई फायदा नहीं था। वह कभी मेरी बात नहीं मानता, हमेशा अपने पापा की तरफदारी करता। रीना सन्न रह गई। वह नहीं जानती थी कि यह कहानी आगे कहा जाएगी, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा था कि सुमन की जिंदगी आसान नहीं थी। रीना की आंखें अब तक की सुनी हुई कहानी पर टिकी थी। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सुमन से कहा, फिर क्या किया तुमने? अमित को कुछ भी नहीं बताया? सुमन ने आंसू पोंछते हुए कहा, बताने का कोई फायदा नहीं था रीना। मैं जानती थी कि अमित को अगर कुछ भी कहूंगी तो वह मेरी बात मानने के बजाय मुझे ही गलत ठहरा देगा। लेकिन सुमन, तुम कब तक सहती रहती? सुमन ने भारी आवाज में कहा, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या करूं। पूरे दिन मैंने कमरे से बाहर कदम नहीं रखा, कोई काम नहीं किया और कुछ नहीं खाया। कई बार ससुर जी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रात को दरवाजा जोर जोर से पीटा गया। रीना उत्सुकता से बोली, कौन था जो दरवाजा पीट रहा था? तभी वह बोली, वो अमित था। वह गुस्से में चिल्ला रहा था, सुमन दरवाजा खोलो, ये क्या बदतमीजी है? क्यों सुबह से दरवाजा बंद करके बैठी हो? उसकी आवाज सुनकर मैंने धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अमित और ससुर दोनों गुस्से से मुझे देखने लगे। अमित ने कहा, पापा सुबह से भूखे बैठे हैं और तुमने खाना तक नहीं दिया। अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, तुम कोई और इंतजाम कर लो। अमित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने 7 दिन भी पूरे नहीं किए और अभी से अपने रंग दिखाने लगी हो। तभी पीछे से ससुर जी बोले, देख रहे हो बेटा, शादी को कितने दिन हुए हैं और इसने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। मुझे पहले ही अंदाजा था कि ऐसी लड़कियां शादी के बाद यही करती हैं। अमित और ज्यादा भड़क गया। उसने मुझसे कहा, आज तो तुमने ये कह दिया, लेकिन अगर दोबारा ऐसी कोई बात कही तो हाथ में तलाक के पेपर पकड़ा दूंगा। सुमन की बात सुनकर रीना चौंक गई और बोली, इतनी जल्दी तलाक? तभी सुमन की आंखों में दर्द छलक उठा और वह बोली, रीना, मैं जानती थी कि मायके जाने का मतलब था कि मेरा घर उजड़ जाएगा। मेरे पापा पहले ही 7 बेटियों के बोझ से दबे थे। मेरी माँ भी कहकर भेजी थी कि बेटी, लड़ाई झगड़ा करके कभी मायके मत लौटना, जो भी हो अपने घर को बचाने की कोशिश करना। लेकिन मैं ये सब नहीं सह सकती थी। तभी रीना ने पूछा, फिर तुमने क्या किया? तो वह बोली, मैंने कोई जवाब नहीं दिया और जाकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरे ससुर ने कहा, अमित इसे आखिरी बार समझा दो, नहीं तो मैं इसके माँ बाप से खुद बात करूंगा, और फिर गुस्से में चले गए। अमित ने मुझसे कहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? पूरे घर की जिम्मेदारी तो तुम्हें उठानी ही होगी। मैं बाहर कमाने जाता हूँ, पापा घर पर अकेले होते हैं, उनकी देखभाल करना तुम्हारा फर्ज है। मैंने ठंडी आवाज में कहा, काश कि मेरी ननद और देवर होते तो शायद आज मैं इस हाल में न होती। फिर अमित ने गुस्से से मुझे घूरा और कहा, तुम बकवास कर रही हो। कौन सी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाल दी गई है? बस 2 वक्त का खाना ही तो बनाना होता है। फिर मैंने कहा, अमित, अपने पापा की शादी करवा दो बस। मेरी ये बात सुनते ही अमित ने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर अमित ने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे बाप की शादी की बात कर रही हो? इस उम्र में शादी करेंगे क्या वह? मैंने जवाब दिया, अगर वह शादी कर लेंगे तो उन्हें एक साथी मिल जाएगा और उन्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अमित ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, हा हा हा, तुम तो कह रही थी कि मेरी नई माँ को भी संभाल लोगी और यहाँ 2 रोटियां बनानी मुश्किल हो रही है। देखो, ये घर और बिजनेस सब पापा के नाम पर है। अगर कोई और औरत आए तो सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगी। पापा की गुस्से वाली आदत तुम जानती हो। मैं भी हमेशा उनकी सुनता हूँ और तुम भी सुनो, और दोबारा से पापा की शादी का नाम मत लेना। यह कहकर अमित कमरे से बाहर चला गया। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन अभी तो असली खेल बाकी था। और फिर अगली सुबह डोरबेल बजी। बाहर जाकर देखा तो अमित का छोटा भाई कमलेश वापस आ गया था। लेकिन मुझे लगा था कि अमित अकेला है,
लेकिन कमलेश सऊदी में पढ़ाई कर रहा था और जब वापस आया तो अपने साथ अपनी पत्नी को भी ले आया। उसने वहाँ शादी कर ली थी। रीना को एक उम्मीद की किरण दिखी, मतलब अब घर में और लोग भी होंगे। सुमन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई। कमलेश की पत्नी जया बहुत प्यारी थी। वह बहुत खुशमिजाज थी और मुझसे बहुत जल्दी घुल मिल गई। लेकिन जैसे ही वह आई, मेरे ससुर का ध्यान मुझसे हटकर उसकी तरफ चला गया और एक रात खाने के दौरान ससुर जी ने ऐलान कर दिया कि अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। जया खुश होकर बोली, ठीक है पापा, जो भी चाहिए आप मुझसे कहें। कमलेश भी मुस्कुराने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद जया की मुस्कुराहट गायब हो गई और एक दिन वह पसीने पसीने होकर मेरे पास आई और बोली, दीदी पापा बहुत अजीब हैं। उनकी बातें और उनकी नजरों में कुछ गलत है। कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी गले लगा लेते हैं। मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसकी आंखों में वही डर देखा जो कभी मेरी आंखों में था। रीना अब बेचैन हो गई थी और बोली, फिर क्या किया जया ने? उसने कमलेश से बात करने की सोची, लेकिन उसे भी वही जवाब मिला जो मुझे अमित से मिला था। अब हम दोनों इस घर में कैद थीं। अब रीना की सांसें तेज हो गई और उसने सुमन का हाथ पकड़कर कहा, फिर क्या हुआ? क्या जया ने कमलेश को सब कुछ बता दिया? सुमन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उसकी उम्मीद जल्दी ही टूट गई जब जया ने कमलेश को बताया कि पापा उसे अजीब नजरों से देखते हैं, उसके करीब आने की कोशिश करते हैं। तो कमलेश को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? पापा इतने सालों से अकेले हैं, वह तुमसे सिर्फ अपनापन दिखा रहे हैं। तुमने बेवजह उनकी नीयत पर शक कर लिया। फिर जया गुस्से में बोली, कमलेश मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो नीयत समझ न सकूं। जो चीज सही नहीं लगती वह सही नहीं होती। लेकिन कमलेश ने उसकी एक न सुनी और फिर वही हुआ जो मेरे साथ हुआ था। वह जया को ही गलत ठहराने लगा, उसे बड़बोली और जिद्दी कहने लगा। रीना की आंखें गुस्से से भर गईं और बोली, मर्द हमेशा औरत को ही गलत ठहराते हैं। फिर क्या हुआ? फिर सुमन ने कहा, अब जया भी मेरी ही तरह अपने कमरे में ज्यादा वक्त बिताने लगी। लेकिन पापा जी इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। अब जब भी कमलेश घर पर नहीं होता, पापा जी जया को बुलाने लगते, कभी कुछ मांगते, कभी कोई बहाना बना लेते। पहले तो वह भी मेरी तरह बहाने बनाकर बचने लगी, लेकिन फिर एक दिन उसने ठान लिया कि अब उसे कमलेश को सच में यह सब बताना ही होगा। रीना को थोड़ी राहत मिली और बोली, क्या कमलेश को यकीन हुआ? सुमन हल्के से हंसी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। यकीन? पहले तो उसने वही किया जो अमित ने मेरे साथ किया था। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। एक दिन जया रात में सो रही थी। कमलेश भी कमरे में नहीं था, शायद बाहर गया था। अचानक जया की चीखों की आवाज आई। मैं दौड़कर बाहर आई और देखा तो जया अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से धक्का देकर बंद करने की कोशिश कर रही थी और पापा जी दरवाजे को जोर से धक्का दे रहे थे। यह सुनकर रीना सन्न रह गई। फिर मैंने दौड़कर कमलेश को फोन किया। वह तुरंत घर आया। जैसे ही उसने देखा कि जया अंदर से रो रही है और पापा दरवाजे के बाहर खड़े हैं, तो पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा दिखा। उसने चिल्लाकर पूछा, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी पापा जी घबरा गए और बोले, अरे मैं तो बस देख रहा था कि बहू सो गई या नहीं। लेकिन इस बार कमलेश बेवकूफ नहीं बना। उसने दरवाजा खटखटाया तो जया ने रोते हुए दरवाजा खोला और कमलेश के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। और फिर उसने सब कुछ साफ साफ कह दिया। रीना को पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दी और बोली, तो इस बार कमलेश को यकीन हुआ? सुमन ने सिर हिलाया। हाँ, पहली बार किसी ने पापा जी का असली चेहरा देखा। और फिर कमलेश ने बिना कुछ सोचे समझे फैसला लिया कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। तभी मैंने भी अमित से कहा, देखा, लेकिन अब भी तुम्हें यकीन नहीं होगा। लेकिन अमित वह अब भी वही कह रहा था कि पापा ऐसा कर ही नहीं सकते, जरूर जया को कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर रीना गुस्से से बोली, हे भगवान! और फिर क्या हुआ? फिर कमलेश ने अमित से कहा, भाई तुम रहना चाहो तो रहो, लेकिन मैं अपनी पत्नी को यहाँ नहीं रख सकता। अब हम अलग घर में जाएंगे। तभी पापा जी भड़क गए और चिल्लाने लगे और बोले, अगर इस घर से बाहर गए तो मेरे लिए तुम मर गए। लेकिन इस बार कमलेश नहीं रुका। वह जया को लेकर चला गया। अब पापा जी के पास कोई और चारा नहीं था। मैंने भी ठान लिया था कि मैं अब और नहीं सहूंगी। मैंने अमित से कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो पापा की दूसरी शादी करवाओ। पहले तो अमित गुस्सा हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि पापा को वाकई किसी साथी की जरूरत थी। फिर रीना ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या उन्होंने शादी कर ली? सुमन मुस्कुराई और बोली, हाँ, हमने पापा जी के लिए एक विधवा महिला का रिश्ता ढूंढा जो खुद अकेली थी और सहारे की तलाश में थी। कुछ दिन बाद उनकी शादी करवा दी गई।
फिर क्या था, पापा जी पूरी तरह बदल गए। उनका ध्यान अब अपनी नई पत्नी पर चला गया। रीना ने राहत की सांस ली और बोली, तो फिर सब कुछ ठीक हो गया। सुमन ने सिर हिलाया। हाँ, अब पापा जी हम पर ध्यान ही नहीं देते थे, हमारी जिंदगी आसान हो गई थी। अमित ने भी मुझसे माफी मांगी और कहा, सुमन तुम सही कह रही थी, पापा को एक पत्नी की ही जरूरत थी। और वह बोली तो रीना, इस तरह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल खत्म हुई। रीना ने सुमन को गले लगाया और कहा, सुमन तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारी हिम्मत से ही तुम्हारी और जया की जिंदगी बच पाई। सुमन मुस्कुराई और बोली, हम लड़कियों को चुप नहीं रहना चाहिए। अगर मैं शुरू में ही अपनी आवाज उठाती तो शायद मुझे इतना सहना नहीं पड़ता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। रीना ने उसकी बात पर सहमति जताई और कहा, तुम्हारी यह कहानी हर किसी को सुननी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी तकलीफ न सहे जो तुमने सही। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में हो रहे इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूकता लाना है। हम इस कहानी के माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं के प्रति लोगों की सोच विकसित करना चाहते हैं और यह संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी किसी भी घटना से सभी लोग अपने अपने घरों में सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं आपसे किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेज दीजिएगा।